हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कुछ मिक्स क्वेश्चंस करके। उससे पहले कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो 1-1 मार्क्स में आते हैं, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें। अब मैं टॉपिक में कुछ नया नहीं बताने वाला हूँ। जो पहले हम कर चुके हैं 3 टॉपिक हम कर चुके हैं अब तक, जिसमें से फर्स्ट था डिस्टेंस फार्मूला, सेकेंड था सेक्शन फार्मूला एंड थर्ड इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं 1-1 मार्क्स के, कुछ वो क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो। इफ पी कोई पॉइंट है a/2,4, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट a -65 एंड b -23, देन फाइंड a। समझ आया? कुछ याद आया? इसको देखते ना, मिड पॉइंट देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यस। अब कई बच्चे घर पे बैठे बैठे ऐसे करते रहते हैं, तो इसका मीनिंग पता है ना क्या है? कि पहले हम प्लस करेंगे और फिर उसका हाफ करेंगे। प्लस किसको करेंगे? x में x वाले को, y में y वाले को। तो इधर देखो, है तो 1 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू इसको और क्लियर करें। जैसे a पॉइंट -65 है, b पॉइंट -23 है और बिल्कुल मिड में पॉइंट है p। दिस इज a/2, यहां लिख देता हूं, कॉमा 4। ठीक है। अब यहां पर देखो, सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट इज p। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2। वही प्लस करके हाफ करना। प्लस किसको करोगे? x में x वाले को, इसमें इसको प्लस करेंगे, -6 -2 अपॉन 2, y1 + y2, 5 + 3/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? -8/2 मतलब -4, और ये 8/2 यानी कि 4। लेकिन इसके नीचे हमने लिखा बट गिवन p जो है वो है a/2, 4। ये देखो, ये रहा। अब हम इसका कंपैरिजन इसके साथ करते हैं। x वाली वैल्यू x के इक्वल, y वाला y के इक्वल रखने की जरूरत ही नहीं है। 4 = 4 तो वैसे ही होता है, और वैसे भी हमें a निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे? a/2 को इक्वेट कर देंगे -4 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू -8। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ए ही तो निकालना था। 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर तक पूछ सकते हैं। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को चेक करो। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स ए 0 एंड 0 का मतलब ओरिजन है, एंड बी। ए पॉइंट है a,0, बी पॉइंट है 0, b। बेटा ऐसे क्वेश्चन भी 1 नंबर में आ जाते हैं। वैसे तो आपके सामने वो फॉर्मूला है, कौन से वाला? वर्टेक्स पता है 3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला याद आ गया। आप वो लगा सकते हो, आंसर भी आ जाएगा, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन हम उससे भी जल्दी करने चाहते हैं। उससे जल्दी कैसे होगा? आपको ये पता है कि डायग्राम के अंदर अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ओरिजिन पॉइंट यहाँ है, ये रहा। ठीक है, ये कितना है? 0,0। अच्छा, ये हर किसी को पता होगा a,0 है, कॉमा में 0 लगा रखा है, दिस इज y। y0 कहाँ होता है? एक्स एक्सिस पे। बहुत बार पढ़ लिया आप लोगों ने बेटा, अब ऐसा नहीं हो कोई जवाब नहीं देता हो। ठीक है, ध्यान से देखो इधर, a,0 का मतलब एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अब एक्स एक्सिस पे इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां मर्जी बनाओ। जैसे मान लो मैंने यहां बना दिया a पॉइंट a,0, और जो b पॉइंट होगा वो 0, b। जैसे b पॉइंट, अच्छा इस पे क्यों बना रहा हूं? क्योंकि x0 है, x0 हमेशा y एक्सिस पे होता है, तो ये है b पॉइंट 0, b। अब हमें इनसे बनने वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? a पॉइंट, b पॉइंट और o पॉइंट को, इनको ज्वाइन करके ये ट्राइंगल बना रहा हूँ। दिख रहा है सबको? इस ट्राइंगल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये 90 डिग्री है। तो फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? कुछ लिखा तो है नहीं कि कोई फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो आप क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, इसमें बेस OA को भी ले सकते हैं, OB को भी। ये तो पता है ना, परपेंडिकुलर तो जो मर्जी बेस ले सकते हैं। तो मैंने OA को बेस ले लिया और OB को हाइट। अच्छा, गलती से कहीं AB को हाइट मत ले लेना, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। इतना आने के बाद OA की वैल्यू हमारे पास, अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी?
अब इतनी सी बात बतानी ना पड़े आप लोगों को, अपने आप पता होनी चाहिए कि ये पॉइंट देखने से वैल्यू पता लग जाती है। a, 0 का मतलब जानते हो, ये पॉइंट a का मतलब ये है कि ये वाली डिस्टेंस है a, ये वाली पूरी डिस्टेंस a है। डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं निकाली, सीधा यहीं से निकाल ली। ग्राफ आता है ना बनाना, इधर देखो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब मान लो मैं आपसे पूछूं ये वाला पॉइंट कितना होगा, तो 3,0 होगा, क्योंकि x की वैल्यू 3 है और x एक्सिस पे y 0 होता है, तो ये 3,0। तो 3,0 हुआ तो ये वाली डिस्टेंस 3 हुई ना, तो वही तो मैं लॉजिक यूज कर रहा हूँ कि ये अगर a, 0 है तो ये डिस्टेंस a होगी, और ये वाली डिस्टेंस 0, b में ये वाली डिस्टेंस होगी b। मतलब अब आपका फायदा है, OA यानी बेस है a और OB यानी हाइट है b, तो हाफ AB इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इसको AB/2b लिख सकते हो, इतने। यस, वेरी गुड, स्क्वायर यूनिट्स। ये यूनिट जरूर लिखा करो, ठीक है, मतलब स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर आ गया, नोट करो। और अगर किसी ने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के किया तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है, कर लो नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, चेक करना। इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इस बार आपको बेनिफिट ये कि ट्राइंगल ABC का डायग्राम आपको ग्राफिकली दे दिया, मतलब A वर्टेक्स जो है वो 1,3 है, B वर्टेक्स बता सकते हो आप लोग, यस, -1 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा, -1,0, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। और जो C पॉइंट है वो हो जाएगा 4,0, सही है। अगर आपको 3 वर्टेक्स पता है तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको सिखाया था मैंने, वो आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन अब हम यहाँ अपना टाइम सेव कर रहे हैं। कैसे? अगर ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाए, बहुत ही सिंपल सा है। क्या? हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बाई चांस हमें इसमें बेस और हाइट पता है, इसलिए हमारा टाइम सेव हो रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता फिर हम वर्टेक्स का यूज़ करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता। ध्यान से सुनो, देखो बेस का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ बेस। अब देखो बेस है B से लेकर C तक, तो कितना होगा, यस, ये 4 है, ये -1 है, तो 4 - 1 3 मत लिख देना। समझ आ रहा है क्यों? बेटा हमें इसकी लेंथ चाहिए, इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ -1 नहीं है, इसकी लेंथ है 1। क्यों? लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। -1 तो कोऑर्डिनेट बनेंगे इसके, मतलब -1,0। बेटा माइनस सिर्फ ये शो करता है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आपसे पूछें लेंथ कितनी है तो ये 1 है, और ये लेंथ 4 + 1 यानी पूरा BC बेस जो है वो हो गया 5 यूनिट्स का, ठीक है। और हाइट हमेशा जो वर्टेक्स होगा वहां से बेस पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब यहां से यहां तक परपेंडिकुलर। अब ये वाली लेंथ कैसे निकालें? निकली तो पड़ी है सामने, ये पूरी लेंथ इसके इक्वल है, मतलब यहां से यहां तक। यहां भी देख लो, यहां पर जो 3 है ये एक्चुअल में हाइट को शो करता है, पता थी ये बात। इसका मतलब इसकी जो हाइट है वो है 3, चाहे यहां से देख लो, चाहे यहां से देख लो, चाहे इस पॉइंट से देख लो। इसका मतलब बेस हो गया 5, हाइट हो गई 3। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बेटा कुछ समझ आया क्या किया? मैं काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा है ना डायग्राम को चेंज करता हूँ, अगर आपके माइंड में बाई चांस कोई डाउट हो तो वो दूर हो जाएगा। सुनो, जैसे मान लो यहाँ -1 है, यहाँ मान लो जैसे 1 और 2 है। इस बार मैंने क्या किया, मैंने एक ट्राइंगल लिया जो इधर 1, इधर 2 और इधर 3, इधर 4,3 ये वाला पॉइंट है, ठीक है, दिस इज A। और एक वर्टेक्स मैंने यहाँ ले लिया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे भी ज्वाइन किया, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है डाउट हो, ये बेटा ये अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, वो ख़त्म हो गया था यहाँ। अब अगर आपसे पूछें इसमें क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा, तो इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा, ठीक है। इस पर मत ध्यान देना, मैं ये उंगलियां ऐसे ही लाता रहता हूँ। समझ आ रहा है क्यों लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट? क्योंकि इसमें हमें बेस पता है और हाइट हमेशा
बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है वर्टेक्स से, फिर वो कैसे बनेगा? देखो एक मिनट इधर देखना सभी। क्या आपको ये पता है कि जैसे आपका डायग्राम यूं है, फिर तो आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हो, ये तो दिखता है साफ साफ। अगर आपका डायग्राम राइट एंगल है तो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ भी नहीं करना पड़ता, पहले से ही ड्रॉ हुआ पड़े, देखो ये रहा। और अगर आपका ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो हाइट कैसे होगी? इस बेस को आगे हम एक्सटेंड कर देंगे और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये इसकी हाइट होगी। और बेस इसका यहां से यहां तक मत समझ लेना, ट्राइंगल तो इतना ही था ना, वो तो हमने अपनी मर्जी से बनाया है, बेस ये वाला होगा। तो इसके अंदर जो बेस है वो बी से लेके सी तक है, और जो हाइट है वो ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ये, ठीक है। अब देखो इधर हाफ इंटू बेस का मतलब बी सी, और यहां पर मैंने हाइट लिखनी है हाफ 18। अब बी सी कैसे निकालें? ये तो सबको दिख रहा होगा, ऊपर से भी समझ आ गया होगा। ये कितना है 2, ये कितना है 1, लेंथ तो 1 ही है ना, तो टोटल कितना होगा 3। और अगर हाइट की बात करें, ये वाली हाइट यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, चाहे इसमें से y की वैल्यू देख लो, y की वैल्यू ही हाइट होती है। तो कितनी है 3, 3 इंटू 3 9, 9/2 यानी 4.5 स्क्वायर यूनिट्स। अगर आप वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के निकालते हो वर्टेक्स वाला, तो आंसर सेम ही आएगा। तो आपकी मर्जी है वो, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लो। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन उसका फॉर्मूला नहीं किया था हमने। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। अब ये क्या है समझो ध्यान से। देखो ट्राइंगल जो है, कोई भी ट्राइंगल जैसे मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, किसी भी ट्राइंगल में जो मीडियंस होंगी, अच्छा मीडियंस क्या होती हैं? वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करना। ये काफ़ी सारे बच्चों को गलतफहमी हो जाती है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करना, वो एल्टीट्यूड होता है। मैं मीडियन की बात कर रहा हूँ। मीडियन क्या होती है? जो मिड पॉइंट पे कट करेगी, यानी जैसे बी सी का मिड पॉइंट डी है। अगर हम वर्टेक्स को इसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें, जैसे ए डी, दिस इज मीडियन, और बी को ए सी का मिड पॉइंट जैसे सपोज करो यहाँ पर कहीं है ई, अगर बी को ई से ज्वाइन करूँ तो ये भी मीडियन है। और ए बी का मिड पॉइंट अगर एफ है और इसको हम सी से अगर ज्वाइन कर दें, तो ये हमेशा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। मतलब मीडियंस जो हैं वो एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, और वही इंटरसेक्शन पॉइंट जो है उसका नेम होता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। नॉर्मली हम इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी कोई फिक्स सिंबल नहीं है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो यहां हम देखो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट, यह साथ साथ बताओ आप लोग, ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब इसके बाद हम यहां पर जो ये सेंट्रॉइड है, इसका एक फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं, लेकिन वो फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब आपको वर्टेक्स पता हो। तो हम ऐसा करते हैं, हम उस फॉर्मूले को क्वेश्चन की फॉर्म में बना लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ vertices of triangle ABC are A is x1 y1, B is x2 y2 and C is x3 y3, then find centroid of triangle ABC। क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को? यस। अब इधर ध्यान दो। देखो एक बात तो आपके माइंड में बैठ गई है कि जो सेंट्रॉइड है वो हमेशा क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट होगा मीडियंस का। लेकिन इससे रिलेटेड है ना, एक आपने 9th क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रीड किया था, हमने वो लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, उसको मैं यहाँ लिखना भूल गया। यहाँ एक लाइन और लिख देते हैं। क्या था पहले सुन लो। वो जो सेंट्रॉइड होता है ये हमेशा मीडियन को, वेरी गुड, लगभग काफ़ी बच्चों को पता है कि उसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो वही बात यहाँ लिखने वाले हैं, क्या? सेंट्रॉइड
डिवाइड्स एवरी मीडियन इन 2:1। अच्छा, अब 2:1 को लेकर एक गलतफहमी और होती है कि जैसे ये AD है तो G जो सेंट्रॉइड है ये AD को 2:1 में डिवाइड करेगा, तो 2 ये वाला है और 1 ये वाला है, या फिर 2 ये है और 1 वो है। ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए आप अच्छे से माइंड में बिठा लो, जो वर्टेक्स की तरफ वाला पॉइंट है उसका रेशो 2 रहेगा और जो साइड की तरफ वाला है उसका 1। ये क्या मतलब हुआ? आप मुझे बताओ AD में से वर्टेक्स कौन से वाला है? A, और D क्या है? साइड के ऊपर है। देखो BC साइड के ऊपर था, तो जो वर्टेक्स की तरफ है वहां तक का रेशो 2 होगा, G से लेकर और यहां तक का 1। और देख लो BE में 2:1, बताओ वर्टेक्स कौन सा है? B है और E साइड के ऊपर है, तो ये वाला 2 B से G तक और G से E तक 1। इसी तरह CG2 होगा और GF 1 होगा रेशो के अंदर। ठीक है, अब इसका यूज़ हम यहाँ करने वाले हैं। हमारा जो क्वेश्चन है उसको मैं फिर से देखो यहाँ पर समझा देता हूँ। आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, A पॉइंट है x1 y1, B पॉइंट x2 y2 और C पॉइंट x3 y3। हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें सेंट्रॉइड निकालना है तो सेंट्रॉइड के लिए मीडियंस बनानी पड़ेंगी। मीडियन बनाने के लिए एक बार मैंने सारी मीडियन नहीं शो की, मैं A से BC का जो मिड पॉइंट है D उसको ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर G क्या होगा? सेंट्रॉइड। सही है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर आपने सारी मीडियन बना दी तो गलत नहीं है, वो तो आपको समझाने के लिए मैंने एक बार एक ही रखा। चलो ऐसा करते हैं, एक बार सारी मीडियन ड्रॉ करते हैं, फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगी। B से E को ज्वाइन किया और C से F को। कौन सा F? जो यहाँ पर है, मिड पॉइंट होगा ये। तो यहाँ पर देखो हम सबसे पहले क्या लिख रहे हैं? लेट DEF दीज आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किस किस के मिड पॉइंट्स हैं? साइड्स। पहली साइड कौन सी थी? BC, कॉमा E किसका मिड पॉइंट है? CA का, और लास्ट है AB का रिस्पेक्टिवली। इतना समझ आ गया? अच्छा, अब इसके बाद ये बताओ कि D अगर मिड पॉइंट है किसका? BC का, तो इसका मतलब क्या होगा? देखो इधर, मिड पॉइंट ऑफ BC दैट इज D। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? यस, याद आ गया? ये और ये, मतलब प्लस करेंगे और हाफ करेंगे। तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा? x2 प्लस x3 अपॉन 2, ये देखो ये रहा, कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2। दिस इज मिड पॉइंट D। क्लियर है अच्छे से? इसके नीचे हमने लिखा वी नो दैट। क्या जानते हो आप लोग कि जो सेंट्रॉइड है, अब सेंट्रॉइड का नेम हमने कहीं नहीं दिया और क्वेश्चन में भी कहीं नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको G नेम दे देते हैं। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं पहले, लेट सेंट्रॉइड इज G एंड वी नो दैट। अब क्या पता है आप लोगों को? सेंट्रॉइड डिवाइड्स एवरी मीडियन इन 2:1। सही है, अब हम इसका यूज यहां कैसे करेंगे वो समझो। मैं आपको इजी बनाने के लिए एक बात बता रहा हूं, आपको इजी बनाने के लिए नहीं, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। ये जो AD है इसको मैं हॉरिजेंटल फॉर्म में यहां शो कर रहा हूं। दिस इज A एंड दिस इज D। ये जो AD है दिख रहा है सबको? AD को मैंने इस तरह से शो किया और इसके ऊपर एक पॉइंट है G यानी सेंट्रॉइड। देखो ये रहा AGD, और G का रेशो है 2:1। A हमारे पास है x1 y1, D हमने निकाल लिया अभी हो रहा x2 प्लस x3 अपॉन 2, कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2। ठीक है इतना? अब हम इस पर इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, वही वाला क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। तो G पॉइंट हमारे पास जो आएगा, ध्यान से देखो इधर, 2 का मल्टीप्लाई उधर होगा और 1 का मल्टीप्लाई इधर। सही है? इस तरह से 2 का मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो पहले x वालों से करेंगे, तो 2 इंटू x2 प्लस x3 बाय 2।
प्लस 1 का मल्टीप्लाई उधर x1 से 1 इंटू x1, वो वैसे x1 ही हो जाएगा, चाहे सीधा लिख देना। नीचे m1 प्लस m2 होता है, याद है, यानी रेशो का प्लस। इसी तरह y वालों से मल्टीप्लाई करवाओ, 2 इंटू y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस 1 इंटू y1 होल डिवाइड में 2 प्लस 1। क्लियर? अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 क्या बनेगा, x2 प्लस x3 प्लस में x1 आएगा, तो मैं इसको x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइड में 3, और इधर y1 प्लस y2 प्लस y3, क्यों, ये से कैंसिल हो जाएगा और ये y1 बन जाएगा अपॉन में 3। ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया सेंट्रोइड का, जब हमें वर्टेक्स पता हो। यानी सीधी सी बात क्या, वर्टेक्स पता हो और आपको सेंट्रोइड निकालना हो, तो आप x वाली वैल्यूज को प्लस करोगे और अपॉन में 3, और y वालों को भी प्लस करोगे अपॉन में 3। ठीक है, सेंट्रोइड का है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन ही बता देता हूं आपको। मान लो मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया, फाइंड सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC whose vertices are, यस, वर्टेक्स जैसे मैंने कुछ भी ले लिए, -1,4, B पॉइंट इज 6,5 एंड C पॉइंट इज 0,3, कुछ भी हो सकते हैं, मैंने अपनी मर्जी से ले लिए। अब आंसर देखो, ऐसे क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर से ज़्यादा में नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंट्रोइड जो हमें निकालना है, सेंट्रोइड जी हमने उसको नेम दे दिया। पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब देखो यहाँ पर x1 -1 प्लस 6 प्लस 0 होल डिवाइड में 3, y1 यानी 4 प्लस 5 प्लस 3 बाई 3। समझ आया कुछ क्या किया? अब ये 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 3। पॉइंट्स में लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा 9 और 3 12, 12 से 3 कट होगा तो 4। ये इस क्वेश्चन का सेंट्रोइड आ गया। समझ आ गया अच्छे से? अब आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको सेंट्रोइड का एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। उससे पहले ये सारा इरेज कर रहा हूँ मैं, आपके माइंड में एक बार फिर से बिठा दूँ। सेंट्रोइड जब भी निकालना हो तो x वालों को प्लस करके अपॉन में 3, y वालों को प्लस करके अपॉन में 3। किसके x और किसके y? वर्टिसेस के, वो भी ट्राइंगल के, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब जो मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ वो है सेंट्रोइड का ही, लेकिन वो इससे थोड़ा सा डिफर करेगा। कैसे? इसमें आपको ऑल वर्टेक्स पता थे और सेंट्रोइड निकालना था। अब जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ उसमें 2 वर्टेक्स पता होंगे, एक सेंट्रोइड पता होगा और हमें थर्ड वर्टेक्स निकालना होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, इफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR इज जी मैंने उसको नेम दे दिया, जैसे कुछ भी ले लिया 3,2 एंड its two vertices are P मैंने ले लिया जैसे 3,9 एंड ध्यान से देखते रहना, एंड Q मैंने ले लिया जैसे -1,4। देन फाइंड थर्ड वर्टेक्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया मेरा? मैंने आपको 2 वर्टेक्स बताए, सेंट्रोइड बताया, लेकिन थर्ड वर्टेक्स नहीं बताया। इससे थोड़ा सा उल्टा सा हो गया क्वेश्चन। तो देखो क्या करने वाले हैं। सबसे पहले सेंट्रोइड हमें दे रखा है और हमें थर्ड वर्टेक्स निकालना है, तो जो हमें वर्टेक्स नहीं पता हम उसको लेट कर लेते हैं। यहाँ देखो आंसर मैंने लेट कर लिया, लेट थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल PQR बी। थर्ड वर्टेक्स का नेम क्या है? R। उसको मैंने x, y लेट कर लिया, ठीक है। अगर डायग्राम आपको समझाऊं तो इस तरह से होगा। दिस इज P 3,9 ये रहा, दिस इज Q -1,4 एंड दिस इज R x, y। डायग्राम बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से मैंने
मीडियन ड्रॉ की, यहाँ से भी मीडियन ड्रॉ की, यहाँ से भी मीडियन ड्रॉ की। तो ये जो G यानी कि सेंट्रॉइड है वो हमें पता है 3,2 है। समझ आ रहा है? देखो अब ऐसे क्वेश्चन भी 2 नंबर से ज़्यादा में नहीं पूछते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR इज G। फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। सही है? x1 की वैल्यू अब ये कहाँ से आएगी बेटा, इसमें ध्यान रखना, इसमें उल्टा पुल्टा मत कर देना। ये फॉर्मूला ट्राइंगल के वर्टेक्स पे अप्लाई होता है, यानी PQR 3 - 1x 3 - 1x अपॉन में 3। आ रहा है समझ? यहाँ पर देखो, सॉरी इसको नहीं, इसको देखो, 9 4y 9 + 4 + y अपॉन 3। आ गया समझ में? अब देखो ये क्या बनेगा, 3 - 1 इज 2 2 + x बाय 3 और ये हो जाएगा 13 + y अपॉन 3। क्लियर हो गया? लेकिन G क्या चीज़ है, सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड तो हमें दे भी रखा था, ये ना 3,2। फिर हम क्या करेंगे, अब आपके माइंड में आ गया होगा, बट गिवन हम कंपेयर करने वाले हैं, G इज 3,2। ये देखो ये रहा सेंट्रॉइड, अब ये भी G सेंट्रॉइड है, ये भी G सेंट्रॉइड है, तो दोनों को इक्वेट कर दें। 2 + x बाय 3 = 3 और आगे क्या कर रहे हैं, 13 + y अपॉन 3 = 2। यस, इधर ध्यान दो एक मिनट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 2 + x अगर 9 आएगा तो 2 प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 7। आया समझ में? इधर क्या आएगा 6 में से माइनस कर देंगे 13 तो y आ जाएगा -7। इतना करके छोड़ना नहीं है, लास्ट लाइन एक और लिखनी है, देयरफॉर थर्ड वर्टेक्स, जैसा पूछते ना वैसा आंसर देना होता है। थर्ड वर्टेक्स P, क्या नाम दिया था हमने, R पॉइंट कितना आ गया 7, -7। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब कर लो इसको नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। If A 5,2, B 2, -2 and C -2, t, these are the vertices of a right angle triangle. Angle B = 90 degree, then find the value of T. ऐसा क्वेश्चन पहले कभी नहीं किया बेटा, किया सब कुछ हुआ है, सब कुछ यहाँ पर है, बस हमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है कि लॉजिक कौन सा लगने वाला है। और मोस्टली ना ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम छोटा मोटा ड्रॉ कर लिया करो। ये छोटे मोटे डायग्राम से मतलब ये है कि रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया करो, करना फेयर में ही है। फिर मैं रफ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि विदाउट मेजरमेंट बनाना होता है। जैसे मान लो हमने राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से बनाया, अब इसमें हमें ये पता है कि एंगल B 90 है, तो मैंने यहाँ पर B लिख दिया। अब आपकी मर्जी है A और C जहाँ मर्जी लिख दो, जैसे मैंने A यहाँ लिखा और C यहाँ, ठीक है। इसको देखते ही माइंड में सीधा एक ही घंटी बजती है कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस का यूज़ कर सकते हैं, तो कर देते हैं। फिर रोका किसने है बेटा? कई बार है ना ऐसा, कई बच्चे सोचते रहते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा पाइथागोरस का यूज़ करना है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब आप रिटन प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड से अपने आप निकलती जाएंगी। अपना हाथ रुकने मत दिया करो। जैसे काफ़ी सारे बच्चे ये सोचते रहते हैं करें या ना करें, कॉपी ख़राब हो जाएगी, गलत हो जाएगा। बेटा गलत नहीं करोगे तो सही माइंड में भी नहीं बैठेगा, ठीक है, ये मत सोचा करो। और वो टाइम वेस्ट नहीं होता है, वो टाइम आपका यूटिलाइज होगा जिससे आप गलतियाँ सीखोगे अपनी। गलत हो जाएगा तो टेंशन मत लिया करो, अपने आप सही होगा उसको। देखो इधर, अब इसके अंदर जब मैं पाइथागोरस ऑपरेट करने वाला हूँ तो मुझे सबसे पहले लेंथ यानी डिस्टेंसेस पता होनी चाहिए। वो तो मुझे आता ही है, आपको भी आता है। क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस आर, ए है 5,2, बी है 2, -2 एंड सी है -2, t, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, या तो आप अलग अलग निकाल लो, ए बी बी सी सी है, और या फिर आप सीधा फॉर्मूले में पुट कर दो, मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी।
अब देखो ABC में पाइथागोरस ऑपरेट करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ तो आ रहा है। AC की वैल्यू, AC हमारे पास क्या चीज़ है, लेंथ है। A और C पर मैं डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सुनाना एक बार क्या था, यस 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 बोलते जाओ, वेरी गुड। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और होल अंडर रूट। यहाँ होल अंडर रूट नहीं आएगा क्योंकि होल अंडर रूट आएगा वो स्क्वायर से कैंसिल ही हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ। x2 माइनस x1, वो आपकी मर्जी है, इसमें से ये करो चाहे इसमें से ये, मैं इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ। 5 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस t होल स्क्वायर, और जो इस पे होल अंडर रूट आना था वो होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। या ऐसा करते हैं, एक बार लिख लेते हैं, अगली लाइन में हटा देंगे, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है, अंदर जब स्मॉल ब्रैकेट आए ना तो बाहर स्मॉल मत यूज़ किया करो। क्या करो, या तो करली ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट। तो मैं मान लो यहाँ पर बिग ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ और इसके ऊपर होल स्क्वायर। AB का मतलब, AB का डिस्टेंस फॉर्मूला 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और इसके ऊपर भी अंडर रूट, और इसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस। अब BC स्क्वायर है, देखो BC हमारे पास ये रहा। देखो क्या करना है, B और C पर जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 में से -2 करेंगे तो वो +2 होल स्क्वायर, और प्लस -2 में से t माइनस करूंगा तो -2 माइनस टी होल स्क्वायर और अंडर रूट, और इसका होल स्क्वायर। कुछ पता लगा क्या हुआ? अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और ये कैलकुलेशन साथ साथ कर लेते हैं। 5 प्लस 2 7, 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस ये एक बार एज इट इज लिख रहा हूँ 2 माइनस टी होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो अब ये रूट से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ प्लस ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -2 माइनस टी होल स्क्वायर। बेटा बाकी सारी कैलकुलेशन स्टूडेंट से हो जाती है, अक्सर इसी में गड़बड़ होती है। इसको देखकर काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, सर पता नहीं लगता ये कैसे होगा, और कई सोचते हैं सर हमें आता है, आने के बावजूद जल्दबाजी में गलती हो जाती है। उस गलती से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर सारे ऐसे माइनस हो ना, माइनस पहले ही कॉमन ले लिया करो। तो माइनस जब इसमें से कॉमन लेंगे, देखो इधर मैं इसी लाइन में लिख दूं, माइनस जब इसमें से कॉमन लेंगे तो बाहर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, हाँ अब गलत कर दिया कई बच्चों ने, कई बच्चे माइनस बोल रहे हैं वो गलत है, जो प्लस कह रहे हैं वो सही है। मैं चेक कराता हूँ, देखो कैसे। माइनस जब कॉमन आता है ना ब्रैकेट में से और उसकी जब पावर हो, तो इसको लिखने का एग्जैक्ट मेथड ये होता है, ध्यान से देखना। माइनस जब कॉमन लेंगे, मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, चलो थोड़ा जल्दी समझ आएगा। ये एज इट इज पड़ा है 9 प्लस 32, ये ऐड कर दिया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट में 2 प्लस टी, क्योंकि माइनस सिंबल चेंज होकर प्लस हो जाएगा, और इसके ऊपर होल स्क्वायर यहां से यहां तक आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि पावर पूरे के ऊपर है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। देख रहे हो इधर सभी? अब बताओ ये 49, अच्छा ऐसा करें ये माइनस कर दें इधर, ये इसमें माइनस करेंगे 40 आ जाएगा, 32 भी माइनस कर दें तो 8 आ जाएगा, सीधा समझ आ जाएगा ऐसे। प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब 40 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू, ये तो इधर उधर चला गया था, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, पता है सबको, और क्या बचेगा 2 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4, फिर t का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 40, ये माइनस का स्क्वायर कहाँ गया, ये प्लस हो गया। अब ये लाइन समझ आई अच्छे से, 4 भी कैंसिल 4 से, टी स्क्वायर भी कैंसिल टी स्क्वायर से, 40 ये नहीं होगा कैंसिल, ये माइनस का है वो प्लस का है, तो ये 8 इधर पड़ा रहा, माइनस का 40 इधर आएगा तो 8t, 8 से अगर डिवाइड कर दें
तो t की वैल्यू 1। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब आ गया समझ, करो इसको नोट। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस में और करवाऊंगा आप लोगों को, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।